लोगों तक पहुंचाया जाता है, जरूरतमंद लोगों तक। इसी सिस्टम को क्या कहते हैं? पीडीएस प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। यानी कि ये काम किसका उत्तरदायित्व है? केंद्र का, राज्य का, कि दोनों का? दोनों का। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके इस काम को कंप्लीट करते हैं। अनाज को खरीदने का, उसको स्टोर करने का जो काम है वो केंद्र सरकार करवाती है खाद्य निगम के द्वारा। फिर उस अनाज को राज्य सरकार को थोक में उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार ऐसे परिवारों या लोगों की पहचान करती है जो एक्चुअल में उसके लिए मतलब योग्य हैं, और उसके बाद ऐसे दुकानों को वो नियुक्त करती है या ऐसा काम देती है कि वहाँ से कम कीमत पे अनाजों को लोगों को पहुँचाए। तो ये सारा जो सिस्टम है ये दोनों ही सरकारें मिलकर करती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और केंद्र सरकार की मदद इसमें कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम करता है। ठीक है। और ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये क्यों आवश्यक है? इसकी आवश्यकता क्यों है या इसके फायदे क्या हैं? मैम, समाज के मैम जो ऐसे वर्ग हैं जो जिनको मतलब ज़रूरत है अनाज की, उनको अनाज मुहैया कराया जाता है। किसानों पे एमएसपी दिया जाता है। और मैम बफर स्टॉक मैम बनाए रखने के लिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको बाहर निकाला जाए और लोगों की मदद की जाए। हाँ, बफर स्टॉक आवश्यक वस्तुओं की जो उसमें समाजीकरण का जो प्रयास किया है। और कोई पॉइंट? बफर स्टॉक और मैम खुले बाजार पर नियंत्रण भी लगाया जाता है। खुले बाजार में वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति के कंडीशन में मूल्य जो घटते बढ़ते रहते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए भी पीडीएस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जब कभी अनाज का उत्पादन बहुत बढ़िया होता है तो उसकी कीमतें गिरे ना, और जब उत्पादन अच्छा नहीं होता तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़े ना, इसको भी संतुलित करने का प्रयास किया जाता है पीडीएस के द्वारा। और ये जो पीडीएस सिस्टम है इसमें जो वितरण किया जाता है इसमें कौन कौन सा काम करके सुधार किया जा सकता है? कौन कौन से तरीके? ऐसा देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन बैंक। हाँ, और जीपीएस का प्रयोग करते हैं ट्रकों में। हाँ, जो अनाज ले जाने वाले परिवहन होते हैं, ट्रक होते हैं, उनके जीपीएस का प्रयोग करके अनाजों की हेरा फेरी को या उसकी जो धांधलेबाजी होती है उसको कम किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मापन यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक जो मापक यंत्र होते हैं उसका प्रयोग करके हम उसमें जो लोग करते हैं ना धांधलेबाजी, उसको कम किया जा सकता है। कंप्यूटरीकरण करके यानी कि ऑनलाइन सुविधा के द्वारा सही किया जा सकता है। आपने कहा कि वो पैसे जितने का अनाज होता है वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करके और अनाजों को मार्केट में उतार के उनकी कीमतों को कंट्रोल करके भी इस सिस्टम को बढ़िया किया जा सकता है, जिससे सरकार के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है वो ना पड़े। तो इस तरह से पीडीएस सिस्टम आपका काम करता है। ये पीडीएस सिस्टम कब से शुरू हुआ था? 1992 से शुरू हुआ बेटी। पीडीएस सिस्टम की शुरुआत कब से हुई है? 1940 के दशक बंगाल में जब अकाल पड़ा था तब से पीडीएस नहीं शुरू हुआ था। तब से कौन सी व्यवस्था शुरू हुई थी? वही व्यवस्था पीडीएस में कन्वर्ट हो गई थी आज़ादी के बाद। उस समय कौन सी व्यवस्था थी? जब 1940 के दशक में बंगाल में अकाल पड़ा था तो राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था के रूप में ये शुरू हुआ, और उसके बाद हरित क्रांति आने के बाद जब हमारे पास अधिशेष हुआ तो 1960 के दशक के बाद से हमने पीडीएस सिस्टम शुरू कर दिया था। पीडीएस सिस्टम में लक्षित नहीं पुनर्गठित पीडीएस सिस्टम कब शुरू किया गया? 1992 में शुरू किया गया, और लक्षित पीडीएस 1997 से, और अंत्योदय अन्न योजना 2000 से। और कब से जो अनाज दिया जा रहा है लोगों को वो 35 किलोग्राम किया गया है? कौन से? हाँ, 1 अप्रैल 2002 से जो अनाज का अमाउंट है वो 35 किलोग्राम कर दिया गया है पर परिवार पर महीने, पर मंथ, पर परिवार 35 किलोग्राम अनाज सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कल पढ़ी थी। आगे बढ़ेंगे इसमें कहाँ तक पढ़े थे बेटे आप लोग? हेडिंग बताएं। पीडीएस को प्रभावी बनाने के उपाय। ओके, पीडीएस को प्रभावी बनाने के उपाय। उपाय में कुछ हुआ था
आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटी, मेरे गाँव में सबको प्राइवेट स्कूल नहीं मिलता है, परिवार के हिसाब से होता है। मैंने सुना है 25 स्टूडेंट को दो दूसरे को माध्यमिक बच्चों को 15 को ऐसे कि अब इसमें वो लोग बस धंधेबाजी करते होंगे बेटी, या कुछ नया मतलब के हिसाब से चाहिए वो अलग बात है। हाँ, तो यही सब तो दिक्कत है ना, कम देना, कम तौलना, जिसको ज़रूरत है उसको ना देके जिसको ज़रूरत नहीं है उसको दे देना, यही सब तो भ्रष्टाचार है जो हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विद्यमान है। और हर कोई जानता है कि जो भी सरकार योजना लाती है उसका सही तरीके से सही व्यक्तियों को फायदा नहीं मिलता है, दूसरे लोग लाभ ले जाते हैं या फिर ऐसी योजनाओं का कोई मतलब नहीं करता है। ठीक ना, अच्छा है, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जहाँ हैं वहाँ धरातल पे क्या हो रहा है वो देखना भी जरूरी है, क्योंकि आप ही लोग हर सिस्टम का हिस्सा हैं और आप ही लोग आगे आके सिस्टम में फिर उसका हिस्सा बनेंगे। तो थोड़ा बहुत प्रयास अपनी तरफ से अगर हर कोई करेगा तो काफ़ी कुछ सुधार किया जा सकता है। ठीक है, एक इंसान से तो नहीं होता, लेकिन ये भी सही है कि बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है। जब एक लोग ही प्रयास करते हैं तो ही जाकर के, अब जैसे ऐसे सोचते हैं गांधी कि मेरे अकेले के प्रयास से क्या होगा, तो फिर आज़ादी नहीं मिलती, या भगत सिंह ऐसे लोग। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए मेरे अकेले से क्या होगा। जैसे आप देखें दिवाली में लोग पटाखे जलाते हैं या शादियों में, मैंने जब भी मना किया तो लोग यही कहते हैं मेरे अकेले से क्या होगा। लेकिन ये बात कैसे समझाए कि कोई एक ही तो शुरू करेगा बदलाव करना, तभी तो परिवर्तन आएगा। अगर ऐसे ही हर कोई सोचता रहेगा फिर तो परिवर्तन आगे से रहा। और ये आपके फायदे के लिए है, ऐसा है नहीं कि ऐसा करके आपको नुकसान होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा, दीर्घकालिक फ़ायदा होगा आपके लिए, आपके अपनों के लिए फ़ायदा है। तो ये जवाब आपको मिलेगा, सुनने को मुझे मिलता है जब मैं किसी को सही मार्गदर्शन देती हूँ। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, अपने से शुरुआत करें, आगे बढ़ेंगे। हेडिंग लीजिएगा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। खाद्य और यस बेटी, सार्वजनिक वितरण विभाग। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि टफ लग रहा है। इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है बेटी जो आपको थोड़ा सा समझने में टेक्निकल तो लगेगा, लेकिन जब समझ में आ जाएगा ना तो रटना नहीं पड़ेगा। अब खास करके अगर आप उसे व्यवहारिक जीवन में लागू करके देखेंगे ना, ये नहीं कि बस किताबी भाषा, उसको अपने जीवन में लागू करके देखेंगे कि हाँ रियल में ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, तो फिर वो बहुत आसानी से याद होगा, फिर वो कनेक्ट करेंगे आप बहुत आसानी से और बर्डन नहीं पड़ता। हम किताबी ज्ञान के पीछे ज़्यादा भागते हैं ना, किताबी ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में लागू करिए, उसको अन्य सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करिए तो आसान हो जाएगा। इकोनॉमी हार्ड नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, मेन है आप उसको किस तरह से समझ रहे हैं, आप उसको बोझ के रूप में ले रहे हैं या आप उसको लाइट वे में ले रहे हैं। कि ये तो कोई हार्ड नहीं है, बस इसका टर्म और कंडीशन समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। तो छोटा सब्जेक्ट है, आसान है, हालांकि इसमें करंट से अपडेट रहना पड़ेगा आपको। इकोनॉमी के क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ज़्यादातर किस पे आएंगे, करंट बेस्ड आते हैं, इसलिए करंट से भी अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, जागरूक रहना पड़ेगा। तो हेडिंग आपने कर लिया है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, इसमें नोट कीजिएगा बेटे, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रमुख, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रमुख नीति
वितरण विभाग का प्रमुख नीतिगत उद्देश्य खाद्यान्नों की यथासंभव और कार्यकुशल खरीद के खाद्यान्नों की यथासंभव और कार्यकुशल खरीद के माध्यम से देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। खरीद के माध्यम से देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। खरीद के माध्यम से देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसमें विभिन्न खाद्यान्नों की खरीद करना, खाद्यान्नों का स्टॉक रखना, और उसका रखरखाव करना तथा खाद्यान्नों के उत्पादन स्टॉक एवं मूल्य स्तरों की निगरानी करना। खाद्यान्नों के उत्पादन, स्टॉक एवं मूल्य स्तरों की निगरानी करना शामिल है। स्टॉक एवं मूल्य स्तरों की निगरानी करना शामिल है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के माध्यम से, एमएसपी तंत्र के माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद के उचित मूल्य द्वारा प्रोत्साहन देने, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यान्नों का वितरण करने एवं अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत भुखमरी में जी रहे परिवारों को कवर करने। अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत भुखमरी में जी रहे परिवारों को कवर करने, खाद्यान्नों की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज बैंक स्थापित करने। खाद्यान्नों की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज बैंक स्थापित करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और पीडीएस में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने पर
ध्यान केंद्रित किया गया है। ध्यान राज्य संस्थाओं को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ध्यान केंद्रित किया गया है। तो देखिए कितना सारा इसके तहत काम हो रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से आप लोगों को मिल रहे हैं। खाद्यान्नों की खरीद करना, भंडारण करना, उसका रख रखाव करना, फिर मूल्य को नियंत्रित करना, लोगों को MSP देना, फिर लोगों को अन्न उपलब्ध कराना, अंत्योदय अन्न योजना के तहत बहुत ज़्यादा गरीब लोगों को मदद करना। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं इसके तहत। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि आपका जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग है ये क्या क्या काम करता है। अब हेडिंग कीजिएगा उद्देश्य, इसी में हेडिंग कीजिएगा उद्देश्य। उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखिएगा, देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन। देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन। 2013 का कार्यान्वयन। नेक्स्ट पॉइंट, गेहूं, धान और चावल और मोटे अनाज की, गेहूं, धान और चावल और मोटे अनाज की कार्यकुशल खरीद के माध्यम से, गेहूं, धान और चावल और मोटे अनाज की कार्यकुशल खरीद के माध्यम से, मूल्य संवर्धन प्रचालन करना, मूल्य संवर्धन प्रचालन करना, माध्यम से मूल्य संवर्धन मतलब कीमतों में बढ़ोतरी, प्रचालन करना, प्रचालन करना। नेक्स्ट पॉइंट, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना। नेक्स्ट पॉइंट, चीनी उद्योगों का विकास ऑब्लिक संवर्धन करना, चीनी उद्योगों का विकास ऑब्लिक संवर्धन करना। चीनी उद्योगों का विकास एवं संवर्धन करना। नेक्स्ट पॉइंट, भंडार गृहों एवं भंडारण सुविधाओं का विकास करना, भंडार गृहों एवं भंडारण सुविधाओं का विकास करना, भंडार गृहों एवं भंडारण सुविधाओं का विकास करना। एंड लास्ट पॉइंट, पीडीएस में सुधार करना, पीडीएस में सुधार करना। नेक्स्ट हेडिंग, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में इसको कहते हैं FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में नोट कीजिएगा। FCI एक सांविधिक निकाय है, हाईलाइट कर लीजिएगा। FCI एक सांविधिक निकाय है। FCI एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन, हाईलाइट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका गठन खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत किया गया है, जिसका गठन खाद्य निगम अधिनियम
1964 के तहत किया गया है। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत किया गया है। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य खाद्य एवं अन्य खाद्य सामग्री का व्यापार करना, जिसका उद्देश्य खाद्य एवं अन्य खाद्य सामग्री का व्यापार करना, खाद्य एवं अन्य खाद्य सामग्री का व्यापार करना और इससे संबद्ध आनुषंगिक कार्यों को देखना है। इससे संबंधित आनुषंगिक कार्यों को देखना है। आनुषंगिक कार्यों को देखना है। आनुषंगिक का मतलब समझते हैं? हिंदी के कुछ शब्द बहुत क्लिष्ट होते हैं। जैसे आप कोई काम करते ना तो कहते हैं, एक आम शब्द है जो लोग अक्सर यूज करते हैं, घलुआ शब्द, मीन्स जो यूं ही हो जाता है। हाँ तो ये ऐसा है कि जो महत्वपूर्ण काम तो कर ही रहा है, उसके साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन होनी चाहिए, ऐसे काम को भी वो देखता है। बात समझ में आ गया? मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन वो भी बिना किसी खर्चे के अगर हो जाता तो क्या बुराई है, तो लगे हाथ वो भी हो जाए, यानी कि उसको भी देख लेता है, उसी को कहते हैं आनुषंगिक कार्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आनुषंगिक कार्यों को देखता है एफसीआई उपभोक्ता मामले, एफसीआई उपभोक्ता मामले, एफसीआई उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब तो समझ ही रहे होंगे, यानी कि गवर्नमेंट की संस्था है। अभी आप लोगों का जो समय चल रहा है, यहाँ है जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करना और किताबी साथ साथ व्यवहारिक नॉलेज भी गेन करना। और ये दोनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉय हो। गर्ल्स के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, तभी वो सम्मानजनक तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, जब उन्हें किसी के सामने अपने ज़रूरत के लिए हाथ नहीं फैलाना हो, जब वो हर तरह से मजबूत हो फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, तब जा कर के वो अपना कोई बढ़िया स्थान बना सकते हैं। और लड़कों के लिए तो निहायत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो समाज है उसने जो बनाया है व्यवस्था, उसमें सारी जिम्मेदारियाँ उठा के किसके ऊपर डाल देते हैं? मेंस के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। अगर वही काम दोनों लोग मिल के करें तो दोनों के लिए सुविधा होगी, ना तो बहुत ज़्यादा बर्डन जेंट्स के ऊपर पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा कुंठित महिलाएं रहेंगी, क्योंकि दोनों लोग बराबर एक दूसरे का हेल्प करेंगे, समझेंगे एक दूसरे की परेशानियों को और बढ़िया से काम करेंगे तो विकास अच्छा होगा। और विकास की ही तो ज़रूरत है परिवारों को भी और देश को भी। तो इसलिए दोनों लोगों के लिए ये टाइम ऐसा है कि अपनी पहचान बनाना, अपने लिए कुछ छोटा मोटा जॉब जरूर करना जरूरी है। तो इसलिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये टाइम है बहुत ही गोल्डन टाइम, इसको इधर उधर फालतू के काम में बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा, इसी से आपकी ज़िंदगी का निर्धारण होता है। तो आपने क्या लिखा है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। आगे एफसीआई के मुख्य कार्य, एफसीआई के मुख्य कार्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, हो सकता है आयोग के द्वारा पूछे जाए। जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रही हूँ ये आपके प्री में भी काम आएंगे और मेंस में भी काम आएंगे। जब इन्हीं को आप एक साथ लिख देंगे तो मेंस में छोटे क्वेश्चन के पॉइंट बन सकते हैं और प्री में आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और यहीं से पॉइंट उठा करके वहाँ पे नोट बना दिया जाएगा। तो इसलिए आपका ये प्री मेंस दोनों को ध्यान में रख के लिखा रही हूँ, नोट करा रही हूँ, समझा रही हूँ। आप
आप यहाँ से दोनों का साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से पॉइंट्स में आपके प्री में बनेंगे और मेंस में यही जब इकट्ठा लिखेंगे तो आपका मेंस का भी काम करेगा। अब देखिए कार्य क्या क्या है एफसीआई का, ये दिमाग में हमेशा क्लिक होना चाहिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से पॉइंट उठाए जा सकते हैं। जब ये ध्यान में रख के पढ़ेंगे तब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपने लिखा भारतीय खाद्य निगम के मुख्य कार्य, भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, भारत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर खाद्यान्नों की, भारत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति करना, खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति करना, खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति मतलब अधिक से अधिक प्राप्ति करना, खरीदना, अधिप्राप्ति करना, कौमा ऐसे अधिप्राप्त खाद्यान्न का भंडारण करना, ऐसे अधिप्राप्त खाद्यान्न का भंडारण करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब, भंडारण करना, कौमा आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों की कमी वाले राज्यों को भेजना, आवश्यकता से अधिक कमी वाले राज्यों को भेजना, और महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी, आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों की कमी वाले राज्यों को भेजना तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य स्तर पर, तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, मूल्य पर इसे पीडीएस के तहत राज्य सरकारों को जारी करना है, राज्य सरकारों को जारी करना है। एफसीआई का क्या काम है? पहला तो ज़्यादा से ज़्यादा अनाजों को खरीदना, खरीदने के बाद उसको स्टोर करना, उसका स्टॉक बनाना। अगर इंडिया के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे खाद्यान्नों की आवश्यकता से ज़्यादा कमी है तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहाँ पर इसको निर्यात करना। इसके अलावा उस स्टॉक को केंद्र सरकार के कहे हिसाब से उसको राज्य सरकारों को सौंपना, और साथ ही मूल्य नियंत्रण जो होता है खाद्यान्नों का उसको नियंत्रित करने का भी ये काम करेगा। तो ये सारे काम किसके हैं? एफसीआई के हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कू की सहायता से उत्तर दे एफसीआई के कौन कौन से कार्य हैं या कौन सा कार्य एफसीआई का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हेडिंग कीजिएगा उद्देश्य, यानी कि एफसीआई जो ऐसा करती है उसके पीछे का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य पहला पॉइंट, किसानों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मूल्य संवर्धन, किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन, प्रभावी मूल्य समर्थन। दूसरा पॉइंट, पीडीएस के तहत देश भर में खाद्यान्नों का वितरण, पीडीएस के तहत देश भर में खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों का वितरण। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के प्रचालन तथा, खाद्यान्नों के प्रचालन तथा
बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखना। बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखना। अब हेडिंग कीजिएगा बफर स्टॉक हेडिंग बफर स्टॉक अच्छा, तो क्या अभी मुझे बफर स्टॉक लिखाना पड़ेगा? समझ गए ना कि जो बफर स्टॉक है वो खाद्य निगम के द्वारा, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा अनाजों को खरीदा जाता है जो मूल्य सरकार निर्धारित करती है एमएसपी के थ्रू। एमएसपी पर पूरे देश भर से खाद्यान्नों को जिसमें भी जारी होती है उसको खरीद के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टोर करना ही बफर स्टॉक है। स्टोर करना, उसका रख रखाव करना, जरूरत पड़ने पे उसे राज्य सरकारों को देना, या जब प्रतिकूल परिस्थितियां हो, उत्पादन अच्छा ना हो तो मार्केट में उतारना, जब बहुत ज़्यादा उत्पादन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के स्टोर कर लेना, मूल्य नियंत्रण को बनाए रखना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के क्या बनाया जाता है? बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक समझ में आ गया, लिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा बफर स्टॉक के उद्देश्य। अब उद्देश्य भी देखिए, अब मुझे नहीं लगता इतना समझने के बाद आप लोगों को लिखाने की जरूरत है। जैसे खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना, बफर स्टॉक का सबसे पहला जो मोटिव है वो क्या है? खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना। जो हमारे देश की मैक्सिमम जनसंख्या है, जिसके पास अपनी खुद का लैंड नहीं है, उत्पादन नहीं है, अनाज नहीं है खाने के लिए, उसको खाने के लिए अनाज उपलब्ध कराना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। और दूसरा क्या है? मूल्यों को स्थिर बनाए रखना। सही है मैम, अगर कभी कमी होता है तो इसको प्रयोग करें। हाँ, अगर खाद्यान्नों का उत्पादन सही से नहीं होता है, किसी वित्तीय वर्ष में खाद्यान्नों का सही उत्पादन नहीं हुआ, खाद्यान्नों की कमी हो गई, तो उस बफर स्टॉक से निकाल करके खाद्यान्नों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना। इसके अलावा मूल्य नियंत्रण, जब ये उतार चढ़ाव आते हैं उत्पादन कम ज़्यादा होने की, तो ऐसे में समस्या उत्पन्न होता है मूल्य बढ़ने का, तो उसको नियंत्रित करने का काम करता है बफर स्टॉक। ठीक है, इसके अलावा बफर स्टॉक के लाभ क्या हैं? ये तो हो गया उद्देश्य कि हम क्यों बनाते हैं। लाभ तो ये भी आप सभी को पता है कि लाभ क्या होगा। जब आपके पास खाद्यान्नों का स्टोरेज है और ऐसे में सूखा काल, महामारी जैसी समस्या बन गई, तो फिर आप उसका उपयोग करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वो लाभ ये है कि विपरीत परिस्थितियों में ये हमारी मदद करता है स्थिति को नॉर्मल करने में या कंट्रोल करने में। बात समझ में आ गया? तो इसके लाभ है, तो क्या नोट कराना पड़ेगा? बताएं, नोट कराना पड़ेगा या याद रहेगा? याद रहेगा ना? खुले बाजार में वस्तुओं की कीमतों को भी ये कंट्रोल करता है, ये भी लाभ है। अगर ये ना हो तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो कीमतें ज़्यादा ऊपर नीचे होंगी उत्पादन के हिसाब से। और है खाद्यान्नों की अधिक उत्पादन होने की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा उसको ये इकट्ठा करके भी खाद्यान्नों की कीमतों को गिरने से रोकता है। तो ये सारे लाभ हैं। हानियाँ क्या होंगी? हानियाँ, खुले बाजार का मतलब होता है बेटे ऐसे मार्केट जो मांग और पूर्ति से कंट्रोल होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई से जो कंट्रोल होता है उसी को कहते हैं ओपन मार्केट। जैसे आप ही बाजार में चले जाइए, किसी भी सब्जी या फल का बहुत ज़्यादा डिमांड है और आज उसको मतलब लोगों ने ज़्यादा खरीद लिया, दूसरे दिन उसकी कमी हो जाएगी तो महंगा हो जाएगा। और यही कीमतें जब बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाती हैं तब सरकार उस पर हस्तक्षेप करता है। सरकार तब तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक वो कंट्रोल में रहता है, यानी कि एक सीमा से ज़्यादा नहीं होता तब तक सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं करती। आप अपनी सब्जी को ला करके 20 रुपये के जी बेचिए, 40 रुपये के जी बेचिए, 60 रुपये के जी बेचिए, 100 रुपये के जी बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वही 100 से ऊपर जाने लगेगा, आम लोगों के उसमें नहीं आएगा, तब सरकार क्या करेगी? हस्तक्षेप करेगी। लेकिन तब तक नहीं करेगी तो कैसा बाजार हो गया? ओपन मार्केट, जहाँ पे
ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। एक सीमा तक वहाँ पे मांग और सप्लाई के हिसाब से ही बाजार नियंत्रित होता है। उसी को क्या कहते हैं? ओपन मार्केट। यानी कि बाजार खुला है, आप अपने सामान को ले जा करके चाहे जिस कीमत पे बेचिए, जिसका मन करेगा खरीदेगा, जिसका मन करेगा नहीं खरीदेगा। कोई बाध्यता नहीं है और ना ही कीमतों का ही आपके ऊपर कोई बाध्यता है, बस वो एक सीमा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी आप फ्री में भी ले जाके बांट दीजिए तो कोई मना नहीं करेगा। तो एक ऐसा मार्केट हो गया, ओपन मार्केट हो गया। तो ये हो गया आपके फायदे। हानियाँ क्या होंगी बफर स्टॉक के? बेटी मैम वही जो रखा जाता है, जहाँ उसका भंडारण किया जाता है, वहाँ पे कुछ सड़बड़ भी जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबसे बड़ा हानि यही है कि सरकार खरीद तो लेती है, एमएसपी जारी करके ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्नों को खरीद तो लेती है, लेकिन उसका सही तरीके से परिवहन, भंडारण, रख रखाव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हर साल इतने ज़्यादा अनाजों की बर्बादी हो जाती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जितने में आप यूरोपीय कंट्रीज के साल भर का खर्चा निकल जाए, लगभग उतना अनाज हर साल सही तरीके से उसका स्टॉक ना सुरक्षित रखने की वजह से सड़ जाते हैं। तो ये क्या है? सबसे बड़ा लॉस है जो कि बफर स्टॉक का है। और इस पे दूसरा खर्चा बहुत होता है ना। एक तो सरकार खरीदे ज़्यादा कीमत पे, फिर उसको ढो के ले जाए, फिर उसका जो है स्टॉक रखे, फिर उसको सुरक्षित रखे, फिर वहाँ से दे राज्य सरकारों को, फिर वहाँ से जनता तक पहुँचाए। तो एक तो किसान से खरीद के फिर दूसरी तरफ पहुँचाना है और कम कीमत पे, और ऊपर से उसका जो ये रख रखाव और दुनिया भर के खर्चे आते हैं। एक तो बर्बादी हुआ सही से रख रखाव ना होने का, दूसरा इस पूरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, और तीसरा भ्रष्टाचार भी इससे बढ़ता है। कहीं ना कहीं जिसको ज़रूरत होती है वो ना पाके दूसरे लोग लाभ ले लेते हैं। तो नुकसान भी है इसके कुछ, लेकिन ज़रूरत है। तो देखिए IAS 2019 का क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से आया है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, लेकिन आप IAS के शब्द बड़े क्लिष्ट होते हैं। अगर आप शब्दों का मतलब समझ लें तो आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो आपने बफर स्टॉक पूरा अच्छे से पढ़ा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी समझा, तो आपको IAS 2019 का क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ और क्या शामिल है। यानी कि जो आपका FCI है, वो जो खरीदने, स्टोर करने और देने तक का जो ये काम है, इसमें वो कौन कौन से खर्चे का वहन करता है, ये क्वेश्चन पूछा है। मेन होता है IAS के क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़िए, पहले समझ लीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में, यानी FCI के लिए जो खाद्यान्नों की आर्थिक लागत है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP और किसानों को भुगतान किए जाने वाले बोनस यानी कि सब्सिडी के साथ साथ और क्या शामिल है। जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है FCI या जो पैसे लगा रही है उसमें कह रही है MSP तो है कि प्लस सब्सिडी भी है, इसके अलावा और कौन कौन से खर्चे का वहन FCI को करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन ले लीजिए बेटे। पहला ऑप्शन है केवल परिवहन लागत, क्या इसके अलावा केवल और परिवहन लागत का ये मतलब उठाता है बोझ। दूसरा केवल ब्याज लागत, केवल ब्याज लागत का ही इस पर इसको और भी ज़्यादा उठाना पड़ता है। या तीसरा प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, और चौथा प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार। प्रापड़ का मतलब समझ रहे हैं? प्रासंगिक। प्रापड़ का मतलब होता है सब मिलाकर के भंडारण और परिवहन के पहले की जो लागत आती है उसको कह रहा है कि वो प्रापड़ वाला हो गया। तो आपको बताना है कि आपका अब और कौन सी चीज़ें इसमें जुड़ेंगी। तो सी में था प्रापड़, प्रासंगिक प्रभार और वितरण लागत, और मतलब वितरण के पहले की जो भी खर्चे आते हैं वो प्रापड़ में आएंगे। उसके बाद आपका वितरण आता है और बाकी कुछ चीज़ें हैं। और फिर कह रहा है प्रापड़, प्रासंगिक प्रभार और गोदामों के प्रभार। तो क्या जुड़ेगा? 4 ऑप्शन दिया मैंने, केवल परिवहन लागत, केवल आपका ब्याज लागत, केवल मतलब प्रापड़,
प्रासंगिक प्रभार और मतलब वितरण लागत, और चौथा है प्रॉपर प्रासंगिक प्रभार और आपका गोदामों के प्रभार। पहला तीसरा बहुत अच्छे, वेरी गुड। यानी कि एफसीआई को कौन कौन से खर्चे वहन करने पड़ते? पहले तो एमएसपी दे किसानों को, फिर उनको सब्सिडी दे कीट पे मतलब उर्वरक पे, रसायन पे, बीजों पे, सिंचाई के लिए, ये हो गया। ये दो खर्चे तो समझ में आ गए। इसके बाद प्रॉपर प्रासंगिक प्रभार का मतलब है कि उसके पहले के जितने खर्चे हैं, खरीदने और स्टोर करने का, परिवहन करने का वो, और फिर उसको वितरित भी तो करना है। एक बार खरीदेंगे, ढो के लेके जाएंगे, कहीं गोदाम में रखेंगे, ये तो पूरा खर्चा हो गया। गोदाम में रखने के बाद फिर दूसरा शुरू होगा, फिर वहाँ से निकालेंगे, फिर ढो करके लेके आएंगे और फिर वहाँ दुकानों तक पहुँचाएंगे, वहाँ से फिर वितरित करेंगे। तो ये भी आ गया लागत, यानी कि इसमें सारे लागत को इंक्लूड कर लिया। तो ये बस शब्द क्या है इसके थोड़े से क्लिष्ट थे, बाकी क्वेश्चन आसान था। अगर इसको 2-4 बार पढ़िए, समझिए तो उत्तर आसान हो जाता है। नेक्स्ट ये भी IS 2019 का क्वेश्चन है, और ये है कि कौन सी चीज़ों का हम ज़्यादा आयात कर रहे हैं। भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों, मतलब कृषि के जो से जुड़े हुए जो पदार्थ हैं उसी को जिन्स कह रहा है। जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा? कौन सा एक है जिसका मूल्य के आधार पर हमने ज़्यादा आयात किया है? पहला है मसाले, दूसरा है ताजे फल, तीसरा है दलहन, चौथा है वनस्पति तेल। दलहन बताएं। दलहन या तो वनस्पति तेल। मसाले तो होगा नहीं, क्योंकि मसाले तो हम एंड से ही निर्यात कर रहे हैं। दूसरा क्या बताया आपको? ताजे फल। तो फल तो इंडिया में हर प्रकार के फल होते हैं, यहाँ पे ठंडे क्षेत्रों के भी, गर्म क्षेत्रों के भी, और पठारी क्षेत्रों के भी, पर्वतीय, हर तरह के यहाँ के फल होते हैं। तो फल का हम बहुत ज़्यादा आयात नहीं करेंगे, कुछ ही फल हम आयात करते हैं। अब बचा आपका दलहन और वनस्पति तेल। मैम दलहन ही होगा। वनस्पति तेल, तरह तरह की जो वनस्पतियों से तेल आते हैं ना, पाम ऑयल, ताड़ ऑयल, उसके बाद फिर आपका ऑलिव ऑयल, और जो नाम आप सुनते हैं ना, ये सब हम बड़े पैमाने पे जैतून वगैरह का तेल आयात करते हैं। दलहन का सबसे बड़ा उत्पादन भी हम हैं, उत्पादक भी हम हैं दुनिया में। दलहन का सबसे बड़े उपभोक्ता भी हम हैं, और दलहन के सबसे बड़े आयातक भी हम रहते हैं। मतलब दालें अगर पूरी दुनिया में देखें सबसे ज़्यादा कौन आयात करता है, तो इंडिया। लेकिन जब कंपेयर करेंगे वनस्पति तेल से तब नहीं, जब हम दुनिया से करेंगे तब हम दालों का बाकी लोगों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करते हैं, उपभोग भी करते हैं और आयात भी करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सब्जी बने ना बने, दालें मोस्टली लोगों के घर बनती हैं। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उत्तर पूर्व की सहायता से देना है। पहला पॉइंट, मुख्य उद्देश्य सब्सिडाइज कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है कि सब्सिडाइज कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को लोगों को उपलब्ध कराना? दूसरा, यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ की गई। यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ की गई। और तीसरा, खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है। अब आपके पास ऑप्शन है, ए में तीनों ऑप्शन सही है, बी में पहला दूसरा सही है, सी में पहला तीसरा सही है, और डी में केवल तीसरा सही है। पहला और तीसरा। पहला तो सबको कंफर्म है कि सब्सिडाइज यानी कि कम कीमत पे सब्सिडी देके कीमतों को कम कर देना, वही हो गया सब्सिडाइज कीमत पे कम मूल्य पे लोगों को अनाज उपलब्ध कराना। ये तो बिल्कुल आंख बंद करके बता देंगे आप। अब कंफ्यूज आप हो रहे हैं दूसरे तीसरे में। दूसरा कह रहा है यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ की गई, यानी ये जो कीमतें प्रारंभ की गई हैं अनाजों की, खाद्यान्नों की, ये सहायक मतलब मदद के रूप में शुरू की गई हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें? इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है। सहायक के रूप में मदद करने के लिए ही तो सरकारें कि उसे कम करके लोगों को दे रही हैं। ये सहायता ही तो है, खैरात तो है नहीं, सहायता, क्योंकि कम कीमत पे दे रहे हैं तो सहायता के रूप में दे रहे हैं। तो दूसरा सही हो गया। तीसरा देखिए कितना आसान था,
खाद्य सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। क्या खाद्यान्नों पे सब्सिडी राज्य सरकार देती है? एमएसपी कौन जारी करता है? या उर्वरक पे, बीज पे, ये सब पे कौन ज्यादातर सब्सिडी कर रहा है? केंद्र ज्यादातर केंद्र करता है। राज्य भी करते हैं लेकिन केंद्र का यहाँ पे ज्यादा योगदान होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा। कौन सा सही हो गया? देखिए सब पढ़ा हुआ है, बस शब्दों की जाल में आप लोग फंस जाते हैं। तो जाल में नहीं फंसे, यही तो आईएएस की खासियत है कि मेन उसकी बातों को समझिए फिर उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक परिवार को बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न कथनों से हम क्या समझते हैं? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। आपको बताना है ये क्या कहने का कोशिश कर रहा है कि भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राप्त की है परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की है। क्यों? पहला पॉइंट, प्रत्येक परिवार को बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं है, क्या ये बात है? दूसरा, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है परंतु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट रही है। तीसरा, गरीबी से नीचे रेखा में व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। और चौथा, खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। तीसरे चौथे में कंफ्यूज, कोई एक सही है बेटे? तीसरा मैं एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ, क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर ली। भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर ली है, यानी कि हम इतना खाद्यान्न उत्पादन करते कि अपने लोगों का भरण पोषण कर सके। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन कह रहा है पर व्यक्ति जो है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन जो परिवार की सुरक्षा है वो भारत अभी प्राप्त नहीं कर पाया है। इसके पीछे क्या रीजन है? पहला, प्रत्येक परिवार को बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं है। क्या हमारे पास इतना बफर स्टॉक नहीं है कि हम प्रत्येक परिवार को दे सकें? है तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन में हमने वृद्धि की है, वृद्धि कर रहे हैं लेकिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो गई है। क्या ऐसा है कि उत्पादन जो है वो इतना नहीं है कि प्रति व्यक्ति हर किसी को उपलब्ध कराया जा सके? क्या इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, गरीबी से नीचे रेखा में जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। और चौथा कह रहा खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। दूसरा आपका तीसरा और दूसरा आपका सही है। चौथा सही है। चौथा सही है बेटे, चौथा ऑप्शन एकदम सही है कि हमने जो उत्पादन है वो क्या किया है, पर्याप्त तो कर लिया स्टॉक तो, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो 2 रुपए 3 रुपए केजी भी हर महीने खरीद सके। अपने यहाँ का ना देखिए, इंडिया के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ अभी इतनी गरीबी है कि वो उनका मतलब पर महीने का इनकम शायद 100-200 भी नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इसमें चौथा पॉइंट सही है। बाकी हमारे यहाँ उत्पादन तो हम भरपूर कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि हम इतना निर्यात कर सकते हैं कि पूरी की पूरी यूरोपीय कंट्रीज के साल भर के खाने की हम अच्छे से व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन हम उसे बचा बचा के सड़ा करके बर्बाद कर देते हैं। ठीक ना? बात समझ में आ गया? कौन सा है? चौथा ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है आपके लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज पर कीमतें बढ़ने का उद्देश्य है। क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज पर कीमतें बढ़ने का उद्देश्य क्या है? अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो अनाज वितरित किया जा रहा है उसकी कीमतें बढ़ाई जा रही है तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? कम उत्पादन कीमतें से बढ़ जाएगी। आप समझे नहीं बच्चा? जो सरकार आपको अनाज, यानी जो गरीब लोग हैं उनको जो अनाज दे रही है, जो 2 रुपये 3 रुपये केजी दे रही है, सरकार उसकी कीमत बढ़ा दे, वो 5 रुपये 6 रुपये केजी कर दे, तो ऐसा करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? अब ऑप्शन लीजिए।
ऑप्शन ही आईएएस के बस क्वेश्चन समझ लीजिए तो उत्तर आसानी से निकल आएंगे। पहला ऑप्शन किसानों को आकर्षक कीमत मिले, यानी कि किसानों को ज्यादा कीमत मिले इसलिए महंगा बेच रही है सरकार। दूसरा, अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, यानी जो अनाज का उपयोग है वो बहुत ज्यादा लोग कर लेते हैं इसलिए उसको रोकना चाहती है सरकार। तीसरा, इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके, इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके, यानी कि इस योजना में जो सरकार के खर्चे लग रहे हैं उसका बर्डन सरकार को कम उठाना पड़े, वो बेच करके कुछ वहाँ से पैसे निकालना चाहती है। और चौथा, इस योजना से लाभ कमाना, इस योजना से सरकार लाभ कमाना चाहती है। तीसरा वही थर्ड। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यानी कि जब वो महंगा देगी तो वहाँ से जो पैसा आएगा उससे वो अपनी बाकी जो लागत उस पर लग रहा है उसमें पूर्ति कर सकती है, ये उद्देश्य हो सकता है। ठीक ना, लाभ क्या कमाएगी, वो तो महंगा खरीद रही सस्ता दे रही तो लाभ का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए चौथा तो होगा ही नहीं होगा। इस बार आप लोगों ने सही पकड़ा, पकड़ने में समय लग रहा था चलिए आ गए आप लोग सही लाइन पे। तो ये थे आईएएस के क्वेश्चन। देखिए पढ़ा हो इतना बारीकी से, एक पॉइंट आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं मत लिखाइए, याद है होना भी चाहिए। ये हर चीज़ लिख के नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में उतारना पड़ता है, समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो आप लोगों ने अच्छा समझा था, लेकिन अभी आप लोगों का आई थिंक आईएएस के क्वेश्चन से पहली बार पाला पड़ा है क्या? कुछ बच्चे ही हैं जो पिछले साल के हैं, बढ़ चुका है, वो लोग तो देख चुके हैं, बाकी जो नए बच्चे होंगे उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगा होगा। तो समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा नया चैप्टर है आपका, चलिए नए चैप्टर पे आ जाइए। यहाँ आज आपका इस चैप्टर को खत्म हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत? जो आपने पढ़ा है इसमें किसी को कोई दिक्कत हुआ? आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए आपका आज का नेक्स्ट चैप्टर है एक्सटर्नल सेक्टर, वैदेशिक क्षेत्र। और मीटिंग कुछ नहीं जी, मैं आती हूँ बार बार। वैदेशिक क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये भी चैप्टर रहेगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। भारत का वैदेशिक क्षेत्र क्या हुआ बच्चा, कोई दिक्कत? भारत का वैदेशिक क्षेत्र यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर। थोड़ा सा लेट हो गई मीटिंग, अभी पिछले चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कराया। ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और पढ़ने में अच्छे हैं, प्लस अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं। चलिए आज पढ़ना है आपको वैदेशिक क्षेत्र, और भारत का जो एक्सटर्नल क्षेत्र है इसमें हम मोस्टली देखेंगे व्यापार, आयात, निर्यात, भुगतान संतुलन, फिर आयात में किस प्रकार के आयात, निर्यात में किस प्रकार के निर्यात हम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो वैदेशिक क्षेत्र में हेडिंग कर लीजिएगा भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन खाता, भुगतान संतुलन खाता, भुगतान संतुलन खाता। इसमें नोट कीजिएगा भुगतान संतुलन खाते इस प्रकार के खाते होते हैं। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन खाता या खाते इस प्रकार के खाते होते हैं जिसमें, इस प्रकार के खाते होते हैं जिसमें किसी अर्थव्यवस्था अथवा देश का, जिसमें किसी अर्थ
देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के अथवा जिसमें किसी अर्थव्यवस्था अथवा देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देन में उस देश की वस्तुओं सेवाओं एवं वित्तीय पूंजी का उस देश की वस्तुओं सेवाओं एवं वित्तीय पूंजी का आयात निर्यात तथा वित्तीय हस्तांतरण हेतु भुगतान शामिल है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। भुगतान संतुलन का अर्थ एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन देन। विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष में किया गया आर्थिक लेन देन जिसमें वस्तुओं सेवाओं तथा आय का लेन देन शामिल होता है। यह मौद्रिक लेन देन वस्तुओं के निर्यात एवं आयात तथा निर्यात वस्तुओं के लेन देन आयात तथा निर्यात ब्रैकेट में दृश्य मदे समझ रहे हैं? दृश्य मतलब क्या होगा? सीन जो दिखाई। हाँ, ऐसी चीजें जो आप देख सकते हैं वो क्या है? दृश्य। यानी कि आप उसे देख सकते हैं। वस्तुएं है ना, कोई भी वस्तु हो वो ठोस रूप में होता है, आप उसे देख सकते हैं। अगर ऐसी चीजों का आप निर्यात कर रहे हैं तो कैसी मदे हो गई? दृश्य मदे हो गई। तो उसका आयात निर्यात ब्रैकेट में आपने लिखा दृश्य मदे ब्रैकेट बंद। सेवाओं के निर्यात एवं आयात ब्रैकेट में अदृश्य मदे। सेवाओं के निर्यात एवं आयात ब्रैकेट में अदृश्य मदे ब्रैकेट बंद कॉमा वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक्स बॉन्ड्स
अंतरराष्ट्रीय क्रय विक्रय कॉमा वास्तविक परिसंपत्तियों जैसे क्या बोला बेटी? वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक्स बॉन्ड्स के अंतरराष्ट्रीय क्रय विक्रय कॉमा वास्तविक परिसंपत्तियों जैसे प्लांट एवं मशीनरी के अंतरराष्ट्रीय क्रय विक्रय के कारण उत्पन्न हो सकते हैं यह लेन देन जिस खाते में दर्ज किया जाता है उसे ही भुगतान संतुलन खाता कहते हैं। इसके दो पक्ष होते हैं, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। इसके दो पक्ष होते हैं, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। तो भुगतान संतुलन खाता क्या है? जो आप कोई भी देश दुनिया के अन्य देशों के साथ जो आयात निर्यात करता है, चाहे वो आयात निर्यात वस्तुओं यानी दृश्य मदों का हो, चाहे वो आयात निर्यात सेवाओं यानी अदृश्य मदों का हो, चाहे वो आयात निर्यात स्टॉक्स बॉन्ड्स का हो या प्लांट्स और मशीनरी का हो, ये सारे जिस खाते में लिखे जाते हैं या जिस खाते के तहत इनका लेखा जोखा होता है, वही क्या हो गया? भुगतान संतुलन खाता। और इसके क्या है? दो साइड है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। क्रेडिट मतलब जब आप प्राप्त करते हैं और डेबिट साइड मतलब जब आप किसी को देते हैं। तो इसके दो साइड होते हैं। इसको भुगतान संतुलन जो खाता है, इसको भुगतान संतुलन खाता अधिशेष कब कहेंगे और भुगतान संतुलन खाता घाटा कब कहेंगे? बता सकते हैं कब कहेंगे? याद है बेटी? कैसे होगा? जब मैम आयात ज़्यादा होता है और निर्यात कम होता है, तभी क्या होगा? घाटा अधिशेष होता है, व्यापार अधिशेष। तभी मुनाफा। आयात अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं तो हम घाटा होता है। से घाटा हमारा बढ़ता है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक। निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं तो अधिशेष होता है। यानी कि ये जो भुगतान संतुलन खाता है, इसमें अधिशेष कब होगा? फायदा कब होगा? जब आपका निर्यात ज़्यादा होगा, यानी आप बेचेंगे ज़्यादा और खरीदेंगे कम, तब आपको मुनाफा होगा। तब ये क्या हो गया? आपका व्यापार संतुलन अधिशेष। लेकिन अगर आप खरीद ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तब आप क्या हो जाएंगे? घाटे में जाएंगे। तब ये कैसा हो जाएगा? भुगतान संतुलन खाता घाटा में चला जाएगा आपका। लेकिन आप आयात और निर्यात दोनों बराबर कर रहे हैं, जितने का खरीद रहे उतने का ही बेच रहे हैं, तभी क्या हो जाएगा? भुगतान संतुलन घाटे का संतुलन हो जाएगा। यानी कि ना वो घाटे में चल रहा है और ना ही मुनाफे में चल रहा है। तो ये बात समझ में आ गया। तो अगर आए कि व्यापार संतुलन खाता किसे कहते हैं, तो याद रहे कोई भी देश के द्वारा दुनिया के अन्य देशों के साथ जो भी आयात निर्यात किया जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, ठोस रूप में हो, दृश्य में हो, अदृश्य में हो, परिसंपत्तियों के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, उसी को जिस खाते में हम लेखा पढ़ी करते हैं, वही क्या हो गया? आपका भुगतान संतुलन खाता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो दृश्य मदे लिखा दूं या आपको समझ में आ गई है? आगे ना वस्तुओं का आयात निर्यात, जिसे आप देख सकते हैं
सेवाओं का आयात निर्यात जिसे आप नहीं देख सकते वो क्या है, अदृश्य मदे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग कीजिएगा विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश, विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नोट कीजिएगा 2 लाइन। विदेशी निवासियों द्वारा भारत में, विदेशी निवासियों द्वारा भारत में, विदेशी निवासियों द्वारा भारत में तथा भारतीय निवासियों द्वारा विदेश में, तथा भारतीय निवासियों द्वारा विदेश में किए गए निवेश को, किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पहला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। हेडिंग कीजिएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जिन बच्चों ने पिछले साल पढ़ा था इकोनॉमी, याद है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या था, बताएं। इस साल आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसे कहते हैं? जब किसी विदेशी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किसी देश के कंपनी में 10% से ज़्यादा का निवेश किया जाता है, जिससे उसका उस कंपनी में क्या होता, प्रभुत्व बढ़ जाता है, तब ये क्या हो गया, वो प्रत्यक्ष रूप से उस कंपनी के शेयर्स को, होल्डर्स को, उस कंपनी की नीतियों को प्रभावित करेगा ना, तो उसका निवेश कैसा हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, डायरेक्ट हो गया, क्योंकि उस कंपनी में वो 10% की हिस्सेदारी रखता है, और 10% से अधिक की, 10% से अधिक की, अब वो कितना भी हो सकता है, 20, 30, 40, 50, तो वो 10% से ज़्यादा का जब निवेश कर दे किसी कंपनी में और वहाँ पे एक तरह से अथॉरिटी के रूप में काम करने लगे, तो वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश से, यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश से, यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10%, अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए, 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए, या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए, और इस कारण से वह कंपनी के निदेशक मंडल में, और इस कारण से वह कंपनी के निदेशक मंडल में, और इस कारण से वह कंपनी के निदेशक मंडल में
प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करने के लिए अधिकृत हो जाए, प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करने के लिए अधिकृत हो जाए, प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करने के लिए अधिकृत हो जाए तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। उत्पादन क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर, उत्पादन क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दो प्रकार के होते हैं। उत्पादन क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दो प्रकार का होता है। पहला है ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नोट कीजिएगा, इसमें याद होगा नहीं आप लोगों को ग्रीनफील्ड, ये सब थोड़ा इंटरनल हो गया, रिविजन करते रहे। इसमें जिस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से, जिस एफडीआई से मेजबान कंपनी को, जिस एफडीआई से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, जिस एफडीआई से मेजबान कंपनी की उत्पादन क्षमता का प्रसार, जिस एफडीआई से यानी जिस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से मेजबान कंपनी की उत्पादन क्षमता, मेजबान मतलब समझते हैं जिसमें निवेश किया गया है, मेजबान कंपनी की उत्पादन क्षमता का प्रसार सुनिश्चित हो, क्षमता का प्रसार सुनिश्चित हो या उत्पादन क्षमता का आधुनिकीकरण हो, या उत्पादन क्षमता का आधुनिकीकरण हो, तो उसे ग्रीनफील्ड एफडीआई कहते हैं। तो उसे ग्रीनफील्ड एफडीआई कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दो प्रकार का हुआ, उसमें कौन सा है एक आपका ग्रीनफील्ड। पहला ग्रीनफील्ड, ग्रीन का मतलब ही क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर ग्रीनफील्ड एफडीआई है तो ये तब होगा जब उत्पादन क्षमता बढ़ा। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में निवेश किया और उस कंपनी में उत्पादन क्षमता बढ़ी, उसके उत्पादन करने की टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, वो कंपनी आगे बढ़ गई, तो वो कैसा विदेशी निवेश हो गया, ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो गया। ठीक है। दूसरा ब्राउनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ब्राउनफील्ड एफडीआई, ब्राउनफील्ड एफडीआई, ब्राउनफील्ड एफडीआई जिस एफडीआई से मेजबान कंपनी के, जिस एफडीआई से मेजबान कंपनी के, जिस एफडीआई से मेजबान कंपनी के शेयरों का वास्तविक, शेयरों का स्वामित्व, जिस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से मेजबान कंपनी के शेयरों का स्वामित्व तो बदल जाए, शेयरों का स्वामित्व तो बदल जाए, लेकिन उत्पादन क्षमता का प्रसार, लेकिन उत्पादन क्षमता का प्रसार या आधुनिकीकरण ना सुनिश्चित हो, या आधुनिकीकरण ना सुनिश्चित हो, तो उसे ब्राउनफील्ड एफडीआई कहते हैं।
उसे ब्राउनफील्ड एफडीआई कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में 10% या 10% से ज़्यादा का निवेश किया, तो ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तो हुआ, लेकिन मेरे निवेश करने से मैं उस कंपनी में मालिक तो बन गई, यानी मेरे हाथ में पावर तो आ गया, बट मेरे निवेश से ना तो कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ी और ना ही उसमें कोई आधुनिकीकरण ही हुआ। तभी कैसा हो गया? ब्राउनफील्ड एफडीआई। तो क्या ये अच्छा है? नहीं। अगर आपके आने से कुछ पॉजिटिव हो, कुछ बढ़िया हो, विकास हो, तो फिर आपका आना अच्छा है। अगर आपके आने से कोई परिवर्तन ना हो, बस आप मालिक बन के बैठ जाएं, तो ये अच्छा नहीं है। तो हमारी जो सरकार है या भारत सरकार है, वो कौन से एफडीआई को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहेगी? ग्रीनफील्ड एफडीआई को। ब्राउनफील्ड एफडीआई को सरकार नहीं प्रोत्साहन देती। कभी कभी विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वो ब्राउनफील्ड एफडीआई को भी दे देती है परमिशन, लेकिन ज़्यादातर वो कैसा एफडीआई पसंद करती है? ग्रीनफील्ड एफडीआई की आप आइए, निवेश कीजिए, उत्पादन क्षमता बढ़ाइए, कंपनी का आधुनिकीकरण कीजिए, कुछ परिवर्तन लेके आइए, ठीक ना? ये हो गया आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट आपका हेडिंग है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाएं, यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाएं तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। हमें रिपीट कर दीजिए। यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाएं तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। और अगर ये कोई संस्था खरीदे तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो संस्थागत निवेश कहेंगे, ठीक है? तो ये दो प्रकार के हो गए, यानी 10% से ज़्यादा है तो वो प्रत्यक्ष है, और 10% से कम है तो क्या है? पोर्टफोलियो है। और 10% से कम होगा तो स्वामित्व उनके हाथ में नहीं आता है। शेयर मतलब क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने कंपनियों के बारे में पढ़ा होगा ना, कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों को कब कब क्या फायदा दिया गया। शेयर मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी लगाना चाहते हैं तो उसमें पैसा लगता है ना। मान लीजिए आप 1 करोड़ का कंपनी लगाना चाहती हैं तो आप 1 करोड़ का शेयर जारी करेंगे। एक ऐसा शेयर मीन्स होता है एक ऐसा कागज जिसपे अमाउंट लिखा होता है। आप उसको जो भी आपसे वो कागज लेगा, मान लीजिए 1 करोड़ का है शेयर, कोई उसका 10% ले रहा है, यानी कि मान लीजिए उसका 10 लाख किसी ने ले लिया तो कोई 10% का मालिक हो गया, कोई किसी को आपने 10%, यानी कि वो शेयर आपसे वो उस पर लिखा होता है। अब ये सब तो पहले क्लास में ख़त्म हो चुका है। बॉन्ड्स, शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूतियाँ, ये सब पढ़ाई जाती हैं अच्छे से, तब समझ में थोड़ा सा अच्छे से आता है। ये ऐसे पत्र होते हैं जिसपे लिखा होता है, गारंटी रहता है। जैसे चेक होता है ना, आपके अकाउंट में पैसा है, आप किसी को चेक काट के दे दी कि आप मेरे अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाल सकते हैं, तो उस पर एक डेट दे देती है, इस डेट के अंदर आप निकाल सकते हैं, तो ये चेक हो गया। लेकिन आप किसी से पैसा लेना चाहें तो आपको उसको कुछ फ़ायदा देने के लिए करना होगा ना। जैसे बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं, वो एक पेपर होता है जिसपे लिखा होता है कि अगर वो 100 रुपये का बॉन्ड है तो कभी कभी वो बट्टे पे भी होता है, यानी डिस्काउंट पे होता है। कभी कभी वो होता है कि जब आप उसे ला करके मुझे वापस करेंगे तो मैं उस पर एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में दूंगी, वो पहले से बता दिया जाता है कि हम आपको छूट पे दे रहे हैं कि ब्याज पे दे रहे हैं। ऐसे ही शेयर होता है, आप कंपनी लगा रही हैं, आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, आपके पास है नहीं, लेकिन आपने सोचा कि मैं 1 करोड़ का कंपनी लगाऊंगी, तो आप ऐसे बॉन्ड्स जैसे पेपर जारी करेंगी, इसको जो लेगा इसका 10% का वो मालिक बनेगा, और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उसका 10% का लाभ उसको मिलेगा। तो वो जो पत्र होगा जो आपने लिख के दिया है, आपको उसके आधार पर उसे देना पड़ेगा, वही होता है उसकी हिस्सेदारी। शेयर मतलब होता है हिस्सेदारी, समझ में आया? यानी कि कितने लोग उसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। आप अगर चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की हिस्सेदारी, तो आप थोड़े थोड़े शेयर बेचेंगे। आप चाह रहे हैं कि मैक्सिमम से 5-6
लोग हों तो उस हिसाब से 20% शेयर, 10 लोगों को चाह रही तो 10% का शेयर आप देंगे, और लोगों की हिस्सेदारी चाह रही तो आप 5% शेयर देंगे। तो उसमें बहुत सारे लोग मिल करके, जैसे कई लोग ग्रुप हो जाए, सब लोग कहें 1 करोड़ में हम इतना पैसा देंगे आपको, ये कंपनी लगाते हैं मिल के, तो सब क्या हो गए, शेयर धारक हो गए, हिस्सेदार हो गए। तो शेयर मतलब हो गया हिस्सा, और जो उसका मालिक होगा वो शेयर धारक यानी कि हिस्सेदार, वो अपने शेयर को भी किसी और को बेच सकता है, अपनी हिस्सेदारी किसी को दे सकता है। मूवीज़ में या सीरियल वगैरह अगर देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे ना कि अपने शेयर बेच करके कोई और उसका मालिक बन गया, और जो मेन मालिक है उसको लोगों ने धोखे से हटा दिया, वो शेयर धारकों को अपनी तरफ मिला के उनके शेयर को खरीद लेता है और किसी भी कंपनी का मालिक बन जाता है। तो मतलब उसकी हिस्सेदारी को खरीद लेना, उसकी हिस्सेदारी में अपना योगदान देना, यही होता है शेयर। बस समझ में आया? ये बेटे शुरू के ही चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, पिछले साल मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई थी, सारी चीज़ें पढ़ाई थी। इस बार मेरा टॉपिक में ये नहीं है, तो जो है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। वैसे जब सीक्वेंस से पढ़ाइए ना तो पढ़ाते जाइए, तो बस रिकॉल करवाना होता है, बेटे वो आपको पढ़ाया था ना, ऐसे था तो याद आ जाता है। अब चूँकि मैंने पढ़ाया नहीं, आप लोगों ने पढ़ाया कि नहीं ये भी नहीं पता, तो मुझे फिर से बताना पड़ा, ठीक। समझ में आ गया अभी, कोई दिक्कत तो नहीं? और कोई कन्फ्यूज़न? हाँ, तो आप आगे बढ़ रहे थे, हेडिंग कीजिएगा विदेशी विनिमय कोष। विदेशी विनिमय कोष, विदेशी विनिमय कोष, विदेशी विनिमय कोष। इसमें नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में उपलब्ध विदेशी मुद्राओं के भंडार को, भारत में उपलब्ध विदेशी मुद्राओं के भंडार को विदेशी विनिमय कोष कहा जाता है, विदेशी विनिमय कोष कहा जाता है। विनिमय कोष कहा जाता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के कार्य में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के कार्य में जिन संसाधनों, भुगतान के कार्य में जिन संसाधनों या उपकरणों को मान्यता प्राप्त है, जिन संसाधनों या उपकरणों को मान्यता प्राप्त है, उनके कोष को विदेशी विनिमय कोष कहते हैं, उनके कोष को विदेशी विनिमय कोष कहते हैं। विदेशी विनिमय कोष कहते हैं। इसके 4 प्रमुख घटक हैं, इसके 4 प्रमुख घटक हैं। और वर्तमान में भारत का विदेशी विनिमय कोष लगभग 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये नहीं पूछता है, बस ये जानिए कि इसमें कमी हो रही है कि बढ़ोतरी हो रही है। अगर बढ़ोतरी हो रही है तो पॉजिटिव है, कमी हो रही है तो नेगेटिव है। तो इसी को क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय कोष। बात समझ में आया? यानी कि आप मान लीजिए भारत है, भारत का जो आधिकारिक मुद्रा है वो क्या है, रुपया। ऐसे ही अन्य कंट्रीज के पास भी कोई ना कोई आधिकारिक मुद्राएं होती हैं। जब आप अपने देश से कोई भी सामान भेजते हैं तो विदेशी जो कंट्रीज हैं वो आपके सामान को खरीदते हैं और फिर उसके बदले में वो अपने देश की मुद्रा को आपको देते हैं, रुपए के वैल्यू के हिसाब से काउंट करके वो आपको रुपए देते हैं। उस रुपए को आप एक कोष में रिजर्व करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, विदेशी मुद्रा कोष या विनिमय कोष। जब आप कोई सामान खरीदते हैं विदेशों से तो उस देश के जो सामान है उसके बदले उसे जो पैसा पे करते हैं उसी कोष से उसको पे करते हैं और इसीलिए ये कोष बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये मदद करता है आपको विदेशों से सामान खरीदने में, और जब आप बेचते हैं तब ये कोष बढ़ता जाता है, और जब आप बहुत ज़्यादा खरीदते हैं तो ये कोष घटता जाता है। और ये कोष ज़्यादातर लोग अमेरिकन डॉलर में रखना पसंद करते हैं।
क्या बताएंगे? पढ़ चुके हैं इकोनॉमी, आपको सर ने पढ़ाया होगा कि क्यों, ये क्वेश्चन आता है कि क्यों आखिर हम अमेरिकी डॉलर में ही क्यों रखना पसंद करते हैं? क्योंकि वो उसकी कीमत ज़्यादा है ना, सिर्फ इसलिए? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सिर्फ इसलिए? कीमत भी ज़्यादा में मतलब उसके मूल्य की मतलब घटने की संभावना बहुत ही कम होती है। और लिक्विडिटी वृद्धि होती रहती है। ठीक है, स्थिरता रहता है, ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव नहीं होता। और सब पढ़ा चुकी हूँ, पिछले साल का बहुत विस्तार में पूरे 50-60 क्लास पढ़ाई थी इकोनॉमी का, एकदम घोल के पिला दिया था। बताए क्योंकि उस पे लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है, हर कोई अमेरिकन डॉलर, इसीलिए इसको कौन सी मनी कहते हैं? हॉट मनी। हॉट मनी कहते हैं ना, क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा है, उसमें लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है, उसके मूल्य में उतार चढ़ाव कम होता है, इसीलिए लोग अमेरिकन डॉलर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, लोग भारतीय रुपए को लेना कम क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसके मूल्य के गिरने की संभावना अधिक रहती है। इस पे लोगों का विश्वास कम है, इसका डिमांड कम रहता है, इसीलिए इसको लोग कम लेना पसंद करते हैं। सेम अपोजिट, ठीक है। तो आपने लिखा ना कि जिस कोष के द्वारा हम दुनिया के अन्य देशों से खरीद बिक्री का काम करते हैं उसमें विदेशी मुद्राएं होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय कोष। आपने लिखा इसे विदेशी विनिमय कोष कहते हैं। इसके 4 प्रमुख घटक हैं, इसके 4 प्रमुख घटक हैं, इसके 4 प्रमुख घटक हैं। पहला, विदेशी मुद्रा कोष, पहला घटक हेडिंग विदेशी मुद्रा कोष। विदेशी मुद्रा कोष, इसमें मुद्राओं की टोकरी, इसे मुद्राओं की टोकरी भी कहा जाता है। विदेशी मुद्रा कोष, इसे मुद्राओं की टोकरी भी कहा जाता है, इसे मुद्राओं की टोकरी भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न देशों की मुद्राएं पाई जाती हैं, इसमें विभिन्न देशों की मुद्राएं पाई जाती हैं, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, और भी है, ये महत्वपूर्ण है। जो सबसे ज्यादा इसमें कीमती है वो है डॉलर, पाउंड, येन, ये सब आपके ज्यादा वैल्यूएबल मुद्राएं हैं जिनका ज्यादा डिमांड रहता है। और भी है इसमें आदि। आगे, इसमें मुद्राओं का प्रतिशत गतिशील रहता है, इसमें मुद्राओं का प्रतिशत गतिशील रहता है। मुद्राओं का प्रतिशत गतिशील मतलब घटता बढ़ता रहता है, इसमें मुद्राओं का प्रतिशत गतिशील रहता है। दूसरा घटक हेडिंग कीजिएगा विशेष आहरण अधिकार कोष। विशेष आहरण अधिकार कोष, विशेष आहरण अधिकार कोष। इसका इंग्लिश होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR। ये क्वेश्चन आता है SDR क्या है? SDR का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स और इसका हिंदी है विशेष आहरण अधिकार। बताइए बेटे क्या है ये SDR? कौन जारी करता है? कंफर्म? आप बेटे वर्ल्ड बैंक करता है या IMF करता है या एशियन बैंक करता है? IMF करता है। बहुत अच्छी, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि SDR किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMF के द्वारा किया जाता है। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये मुद्रा जारी किया जाता है SDR। चलिए आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिएगा इसे। यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रैकेट में IMF, यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रैकेट में IMF ब्रैकेट बंद
IMF ब्रैकेट बंद की मुद्रा है, हाँ F है, F मुद्रा है जिसका उपयोग भारत सरकार जब चाहे कर सकती है, जिसका उपयोग भारत सरकार जब चाहे कर सकती है। तीसरा हेडिंग, 4 घटकों में तीसरा घटक है बुलियन कोष। बुलियन कोष, बुलियन का मतलब होता है सबसे शुद्ध सोना, 24 कैरेट वाला जो सोने के रूप में रखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, बुलियन कोष। 24 कैरेट सबसे शुद्ध माना जाता है ना, तो बुलियन कोष में लिखिएगा, यह सोने के रूप में रिजर्व बैंक के पास होता है, यह सोने के रूप में रिजर्व बैंक के पास होता है। इसकी तरलता सर्वाधिक होती है, इसकी तरलता सर्वाधिक होती है। तरलता मतलब क्या होता है बताएं, पिछले साल जो बच्चे पढ़े हैं, लिक्विडिटी, तरलता मतलब पैसे का प्रवाह। हाँ, मतलब ऐसा पदार्थ जो जितनी आसानी से जितनी जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो जाए। सोना हो जाता है ना, कुछ भी सोने का सामान लेके जाइए तुरंत आपको पैसा मिल जाता है, लेकिन आप कपड़ा लेके जाइए, जूता चप्पल बेचने जाइए, कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदता। यानी कि सबसे ज्यादा तरल कौन हो गया, सोना। तो बुलियन सबसे तरल होता है, बहुत आसानी से इसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। चौथा घटक है विदेशी प्रतिभूति कोष। विदेशी प्रतिभूति कोष, विदेशी प्रतिभूति कोष। प्रतिभूति क्या होता है बच्चा, प्रतिभूति क्या होता है, जिन्होंने पढ़ा है इस साल वो भी बताएं, जिन्होंने पिछले साल पढ़ा वो भी बताएं। प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं? एक दस्तावेज होता है जिस पर जितना मूल्य अंकित रहेगा उसको बेचकर प्राप्त होगा। बहुत अच्छे। जैसे सरकार के द्वारा प्रतिभूतियाँ जारी की जाती है, ये भी 2 प्रकार की होती है, एक बट्टे पे यानी डिस्काउंट पे और एक ब्याज दर पे मिलती है, तो ये प्रतिभूतियाँ हैं। तो ये कौन, हमारे देश में तो RBI सरकार के लिए जारी करती है, कंपनियां भी जारी करती हैं, कोई भी जारी कर सकता है, लेकिन विदेशों में भी प्रतिभूतियाँ जारी की जाती हैं। तो इसमें भी एक लाइन नोट कर लीजिएगा, यह देश की संप्रभुता एवं साख द्वारा निर्धारित होती है, यह देश की संप्रभुता एवं साख द्वारा निर्धारित होती है। हाँ, यह देश की संप्रभुता एवं साख द्वारा निर्धारित होती है। साख, साख, साख नहीं समझते बाबू, साख पढ़े होंगे आप लोग, क्या होता है साख? हाँ, किसी बैंक के पास कितनी पूंजी है, उसके पास कितनी मजबूती है, उसी को कहते हैं साख, ठीक ना। तो आपने क्या लिखा है, यह देश की संप्रभुता एवं साख द्वारा, साख मतलब क्रेडिट, आपका कितना प्रभाव है, कितना वर्चस्व है, कितने आप मजबूत हैं, और किससे, पैसे से। संप्रभुता एवं साख द्वारा निर्धारित होती है। इसकी तरलता भी देश की, इसकी तरलता भी देश की साख पर निर्भर करता है, इसकी तरलता भी देश की साख पर निर्भर करता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। RBI देश के विदेशी मुद्रा का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RBI देश के विदेशी मुद्रा का, विदेशी मुद्रा के कोषों का संरक्षक है। RBI देश के विदेशी मुद्रा के कोषों का संरक्षक है तथा देश के सभी विदेशी विनिमय के लेन देन, तथा देश में सभी विदेशी विनिमय के लेन देन, विनिमय के लेन देन RBI के माध्यम से किए जाते हैं, RBI के माध्यम से किए जाते हैं। सर आगे बेटी, आज के लिए इतना ही, कल की क्लास और भी महत्वपूर्ण रहेगी और कोशिश करेंगे कल खत्म करके इससे जितने भी क्वेश्चन IAS में आए हैं वो पूछे जाएं। तो कल की क्लास में मिलते हैं, आप लोग पढ़ के आइएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो, क्योंकि क्लास 1 बजे से
थैंक यू। वेलकम।